Good evening. Please come to this very important chapter, Risk Analysis in Capital Budgeting. तो आपने कैपिटल बजटिंग चैप्टर पढ़ा, उसमें आपने बेसिक कॉन्सेप्ट सीखे हैं। नेट प्रेजेंट वैल्यू कैसे निकालते हैं, प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स कैसे निकालते हैं, इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न कैसे कैलकुलेट करते हैं, डिस्काउंटेड पेबैक पीरियड कैसे कैलकुलेट करते हैं। अब हम थोड़ा कैपिटल बजटिंग के एडवांस्ड वर्जन पे जाएंगे, जहां पे हमें समझना है कि कैसे रिस्क विल अफेक्ट योर कैपिटल बजटिंग डिसीजन। इज इट राइट? तो बिकॉज कैपिटल बजटिंग में क्या होता है, हमने उस दिन देखा, इन्वेस्टमेंट तो आप आज करोगे, लेकिन रिटर्न कब मिलेगा आपको? फ्यूचर में। एंड फ्यूचर इज रिस्की एंड अनसर्टन। इसलिए जो भी आप कैलकुलेट भी करते हो वो भी अनसर्टन फिगर ही है, वो आपको हो सकता है मिले या ना मिले फ्यूचर में। इसलिए हम क्या करेंगे, रिस्क को भी अपने डिसीजन मेकिंग में थोड़ा इनकॉर्पोरेट करेंगे। इज इट राइट? सो टेक्निक ऑफ रिस्क एनालिसिस इन कैपिटल बजटिंग, तो ये हमारा सिलेबस है। पहले हम कुछ स्टैटिस्टिकल टेक्निक सीखेंगे जो हमने मैथ्स में भी पढ़ा होगा, प्रोबेबिलिटी, स्टैंडर्ड डिविएशन और वेरिएंस, कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन। और फिर आपके सिलेबस में कुछ रिस्क एनालिसिस के टेक्निक्स हैं। एक है कन्वेंशनल टेक्निक जो एग्जाम में काफी आता है, इन दोनों को टिक करना, रिस्क एडजस्टेड डिस्काउंट रेट और सर्टेनिटी इक्विवेलेंट। और एक है अदर टेक्निक्स, ये थोड़े और एडवांस टेक्निक है, लाइक सेंसिटिविटी एनालिसिस, सिनारियो एनालिसिस, सिमुलेशन, डिसीजन ट्री एटसेट्रा। तो हम कोशिश करेंगे सारे कॉन्सेप्ट समझ के उनसे रिलेटेड कुछ एग्जाम्पल सॉल्व करने की। इज इट राइट? सो हमारी शुरुआत होगी आज एक मेन क्वेश्चन से, व्हाट इज रिस्क? रिस्क क्या है? रिस्क रेफर्स टू सिचुएशन where actual outcome may deviate from expected outcome, है कि नहीं? और क्या रिस्क है? हमने अगर कुछ प्लानिंग की, कुछ एक्सपेक्टेशन किया कि हम ये प्रोजेक्ट स्टार्ट करेंगे तो हमें 1 लाख रुपए एनपीवी मिलेगा, लेकिन हो सकता है आपका एक्चुअल आउटकम उससे अलग हो, डेविएट कर जाए। दैट इज रिस्क। इज इट राइट? जो हम सोचते हैं और अगर वही हो गया तो रिस्क है या नहीं है? नहीं है। जब हम बीकॉम की एग्जाम देने जाते हैं, कोई रिस्क है? नहीं। कभी आपको ऐसा डर लगा, रात की नींदें हराम हुई, लूज मोशन चालू हुए बीकॉम की एग्जाम में? नहीं, कुछ रिस्क ही नहीं है। पहले से पता है इतना मार्क्स मिलने वाला है, उतने ही मिलते हैं, कभी कभी तो 2-4 ज्यादा ही मिल जाते हैं। लेकिन जैसे ये प्रोफेशनल एग्जाम में हम आते हैं तब हमें पता चलता है रिस्क क्या होता है। हम एक्सपेक्ट करते हैं कुछ और हो जाता है कुछ और। तो दैट इज रिस्क। रिस्क मीन्स वेरिएबिलिटी ऑफ रिटर्न फ्रॉम दोज दैट आर एक्सपेक्टेड। हमारा सब्जेक्ट है फाइनेंशियल मैनेजमेंट, तो उसके संदर्भ में हम क्या समझते हैं, एक होता है रिटर्न जो हम एक्सपेक्ट करते हैं। जब हम कहीं भी इन्वेस्ट करते हैं तो हमारे मन में एक एक्सपेक्टेड रिटर्न होता है, और एक होता है एक्चुअल रिटर्न जो हमें वाकई मिलता है इन्वेस्टमेंट करने के बाद। तो व्हाट इज द रिस्क? समझ गए आप? एक्चुअल रिटर्न कैन वेरी फ्रॉम, कैन डेविएट फ्रॉम द एक्सपेक्टेड रिटर्न। रिस्क मीन्स द पॉसिबिलिटी ऑफ लूजिंग मनी। और क्या रिस्क है हमारे फाइनेंशियल मैनेजमेंट में? फाइनेंशियल मैनेजमेंट में रिस्क का मतलब होता है यू विल सफर फाइनेंशियल लॉस, दैट मीन्स यू वुड लूज योर इन्वेस्टमेंट। रिस्क रेफर्स टू वोलाटिलिटी ऑफ रिटर्न। रिस्क रेफर्स टू वोलाटिलिटी ऑफ रिटर्न। वोलाटिलिटी मतलब फ्लक्चुएशन, हमें पता नहीं क्या मिलेगा, कम भी मिल सकता है, ज्यादा भी मिल सकता है। इसलिए हम इसको रिस्क बोलते हैं कि हमारा रिटर्न जो है एक फिक्स्ड अमाउंट नहीं है, वो कुछ भी हो सकता है, कम ज्यादा हो सकता है। रिस्क कैन बी मेजर्ड बाय असाइनिंग प्रोबेबिलिटीज।
लेकिन रिस्क को हम मेजर कर सकते हैं बाय असाइनिंग प्रोबेबिलिटीज। जैसे फॉर एग्जांपल एनपीवी 20 लाख होगा, इसकी प्रोबेबिलिटी 0.5 है। एनपीवी 30 लाख होगा, इसकी प्रोबेबिलिटी 0.3 है। एनपीवी -10 भी हो सकता है, इसकी प्रोबेबिलिटी 0.2 है। तो रिस्क कैन बी मेजर्ड। अब ये देखने के बाद फिर आप थोड़ा और इन्फॉर्म डिसीजन ले सकते हैं, है कि नहीं। अगर मैं बोलूं कि एनपीवी -10 की प्रोबेबिलिटी 90% है और इन दोनों की प्रोबेबिलिटी 0.05 है, तो आप बोलेंगे ना भैया ना, 90% लॉस होने के चांसेस है, 90% लॉस होने के चांस है, सिर्फ 10% पॉजिटिव होने का चांस है। इससे अच्छा है यहाँ पे इन्वेस्ट ना करो। डिपेंड करता है आपकी रिस्क टेकिंग एबिलिटी पे, है कि नहीं। तो रिस्क कैन बी मेजर्ड बाय असाइनिंग प्रोबेबिलिटीज, और एक बार आपको प्रोबेबिलिटी मिल गया तो आप रिस्क को और अच्छे से इवैल्यूएट कर सकते हैं, है कि नहीं। अब एक गोल्डन रूल याद रखना इस चैप्टर का, अदर थिंग्स रिमेनिंग द सेम। अगर सब कुछ समान हो लेकिन रिस्क डिफरेंट हो, सब कुछ समान हो लेकिन रिस्क डिफरेंट हो, यानी अगर एक्सपेक्टेड रिटर्न सेम है लेकिन उनका रिस्क अलग है, तो किसको सिलेक्ट करेंगे? जिसका रिस्क कम है, जिसका रिस्क कम है। ठीक है। अगर मान लो दो प्रोजेक्ट है, दोनों की एनपीवी 1000 रुपए 1000 रुपए है, लेकिन ए का रिस्क कम है और बी का रिस्क ज्यादा है, तो हम ए को सिलेक्ट करेंगे। व्हाट इज अनसर्टेनिटी? अनसर्टेनिटी इज अ मोर रिस्कियर सिचुएशन देन अ रिस्की सिचुएशन बिकॉज प्रोबेबिलिटीज कैनॉट बी असाइंड। तो अनसर्टेनिटी में हम प्रोबेबिलिटी भी असाइन नहीं कर सकते हैं। एक स्टूडेंट को मैंने पूछा, और कैसा गया तुम्हारा पेपर आज? बोला 50-50 चांस है, यानी प्रोबेबिलिटी की भाषा में बात कर रहा है वो। दूसरे को पूछा, और तुम्हारा पेपर कैसा गया? ये तो भगवान जाने, अब तो अल्लाह ही मालिक है। वो अनसर्टेनिटी की भाषा में बात कर रहा है। तो किसकी सिचुएशन ज्यादा खतरनाक है? हाँ, अनसर्टेनिटी वाली सिचुएशन। भगवान भरोसे वाला आदमी ज्यादा रिस्की सिचुएशन में। पहला वाला कम से कम इतना तो बोल रहा है कि हाँ 50% चांस है। तो चलिए आज हम कुछ स्टैटिस्टिक्स की बात कर लेते हैं। बहुत दिन हो गए स्टैटिस्टिक्स पढ़े। व्हाट इज प्रोबेबिलिटी? प्रोबेबिलिटी मीन्स पॉसिबिलिटी ऑफ हैपनिंग और नॉन हैपनिंग ऑफ एन इवेंट इज प्रोबेबिलिटी। और प्रोबेबिलिटी हम कैसे कैलकुलेट करते हैं? जैसे मान लो मुझे निकालना है, एक कॉइन हमने टॉस किया, हेड आएगा, इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है? 1/2। तो ये 1/2 कैसे है जरा समझना। टोटल पॉसिबल आउटकम 2 है, हेड या टेल। हेड एक ही हो सकता है, तो 1/2। तो दो में से कोई एक आएगा, हेड आएगा, इसकी प्रोबेबिलिटी 1/2 है। फिर एक डाइस होता है, उसमें 6 साइड्स होते हैं। अगर मैंने आपको पूछा कि 6 आने की प्रोबेबिलिटी क्या है, तो देखना टोटल 6 पॉसिबल आउटकम है, तो आपको डिनोमिनेटर में लिखना टोटल पॉसिबल इवेंट्स, टोटल पॉसिबल आउटकम, और न्यूमरेटर में लिखना जिसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है वो कितनी बार हो सकता है, 1। तो 1/6 हो गया। ठीक है। तो इस तरह से प्रोबेबिलिटी निकालनी है। अगर मैं बोलूं सपोज कि एक पैक ऑफ कार्ड में क्वीन वाला कार्ड आएगा, अगर आप सिलेक्ट करते हो तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या है? मान लो 52 कार्ड्स हैं और हमें क्वीन चाहिए, तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या है? कितने क्वींस होते हैं 52 कार्ड्स में? 4 होते हैं क्या? मुझे नहीं पता, मैंने बस सुना हुआ है, खेला नहीं है कभी, है कि नहीं। 1/13 हो गया कैलकुलेट करने के बाद। तो ये हो गया प्रोबेबिलिटी निकालना। उसी तरह अब इस चैप्टर में प्रोबेबिलिटी कैसे निकालते हैं? मान लो हमने 10 मशीन्स परचेज किए, ठीक है। 5 मशीन की एनपीवी आई है 1000
और 5 मशीन की एनपीवी आई है -1000। तो अगर मैं पूछूं व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 1000 रुपीज पॉजिटिव एनपीवी, तो क्या होगा आपका आंसर? 5/10। 50% चांस है कि मुझे 1000 रुपए पॉजिटिव एनपी मिलेगा। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ नेगेटिव एनपीवी ऑफ 10,000? अगेन 5/10, यानी 50% चांस है कि नेगेटिव एनपीवी मिलेगा। इज इट राइट? एक और चीज बताना रह गया, प्रोबेबिलिटी के कुछ नियम होते हैं। प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट विल लाई बिटवीन 0 and 1, यानी नेगेटिव नहीं हो सकता प्रोबेबिलिटी कभी भी, और प्रोबेबिलिटी 1 से ज्यादा नहीं हो सकता। अगर एक रेस में एक ही आदमी दौड़ा, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट ही विल विन? 1। तो 1 से ज्यादा नहीं हो सकता। और जितने सारे पॉसिबल इवेंट हैं उन सब की प्रोबेबिलिटी अगर हम ऐड कर दें तो उसका टोटल कितना होगा? 1 या 100%। ये भी याद रखना है या ध्यान में रखना है कि अगर मैं सभी इवेंट्स की प्रोबेबिलिटी को कंसीडर कर लूं, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ हेड? 1/2, गेटिंग अ टेल 1/2, तो हमारा टोटल कितना हुआ? हेड आएगा या टेल आएगा? तो टोटल 1/2 प्लस 1/2 1 हो गया। उसी तरह डाइस में 1 आएगा, उसकी प्रोबेबिलिटी 1/6 है। 2 आएगा, उसकी प्रोबेबिलिटी 1/6 है। 3 आएगा, उसकी प्रोबेबिलिटी 1/6 है। तो 1/6 1/6 अगर मैं 6 बार ऐड कर दूं इन सबको तो टोटल 1 हो गया, है कि नहीं? तो सारे इवेंट्स को अगर मैं कंसीडर करूं तो प्रोबेबिलिटी 1 होगा। प्रॉब्लम सॉल्व करते समय ध्यान देना है कि अगर आपने सारे पॉसिबल इवेंट लिख दिए तो उनकी प्रोबेबिलिटी का टोटल 1 आना चाहिए। इंडिविजुअल किसी इवेंट की प्रोबेबिलिटी 0 से कम या 1 से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। प्रोबेबिलिटी आते कहां से है? कौन देता है हमें प्रोबेबिलिटी? इसके 2 सोर्सेज हैं, ऑब्जेक्टिव, सब्जेक्टिव। ऑब्जेक्टिव इज बेस्ड ऑन पास्ट ऑब्जर्वेशन, यानी पिछला ऑब्जर्वेशन देखकर आप प्रोबेबिलिटी निकालते हैं। कल मैंने एफएम का टेस्ट लिया, उसमें 100 स्टूडेंट्स ने पार्टिसिपेट किया। 50 मार्क आए 10 लोगों को, 60 मार्क आए 30 लोगों को, 70 मार्क आए 60 लोगों को। ये नंबर ऑफ स्टूडेंट हो गया और ये मार्क्स। अब मैं अगर आपसे पूछूं व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 50 मार्क्स इन एफएम पेपर, तो 10/100 हो गया। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 60 मार्क्स? 30/100। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 70 मार्क्स? 60/100। अब मैं इसका टोटल करूंगा 0.1, 0.3, 0.6, 1 आ गया। Now this is based on past observation, क्योंकि हमने ये टेस्ट पहले कंडक्ट किया और फिर हमें एक अंदाजा लगा कि ये एफएम के टेस्ट में इतने परसेंटेज लोग 50 तक ला सकते हैं, इतने लोग 60, इतने लोग 70। कभी कभी हमारे पास पास्ट ऑब्जर्वेशन नहीं रहता है, तो उस केस में हमें सब्जेक्टिव यानी बेस्ड ऑन जजमेंट ऑफ डिसीजन मेकर, यानी हमें सिर्फ अपना एक गेस वर्क करना पड़ता है कि अगर हमने ये मशीन परचेज की तो इसकी एनपीवी पॉजिटिव होगी, ये गेस वर्क करना है। अब हम आज आपको आज का एक पहला फॉर्मूला देंगे, फॉर्मूला फॉर कैलकुलेटिंग एक्सपेक्टेड वैल्यू। एक्सपेक्टेड वैल्यू इज द एवरेज और मीन वैल्यू। एवरेज और मीन वैल्यू। एवरेज और मीन वैल्यू का मतलब है कि सपोज 1000 रुपए आपका एनपीवी होगा, इसकी प्रोबेबिलिटी 0.5 है, और 2000 रुपए एनपीवी होगा, इसकी प्रोबेबिलिटी 0.3 है, और 3000 रुपए एनपीवी होगा, इसकी प्रोबेबिलिटी 0.2 है। इज इट राइट?
तो हमारा एक्सपेक्टेड एनपीवी या एवरेज एनपीवी कितना होगा। तो हम क्या करेंगे, अब इसका फॉर्मूले का बहुत यूज होगा और इसकी लॉजिक भी मैं आपको बताता हूं। हम इनको पहले मल्टीप्लाई करेंगे। 1000 इंटू 0.5 करो 500, 2000 इंटू 0.3 करो 600, 3000 इंटू 0.2 करो तो ये हो गया 1700। यानी ये मेरा हो गया एवरेज एनपीवी, मीन एनपीवी, एक्सपेक्टेड एनपीवी। और ये एक सिंपल एवरेज है। क्या है, कैसे, मैं आपको प्रूफ करके दिखाता हूं। सपोज हमने 10 मशीनें खरीदी, ठीक है, हमने पास्ट में 10 मशीन्स परचेज की थी और उसमें से हमने पाया कि 1000 एनपीवी आया 5 मशीन में, 2000 एनपीवी आया 3 मशीन में और 3000 एनपीवी आया 2 मशीन में। अगर मैं आपसे प्रोबेबिलिटी पूछूं तो आप बोलेंगे 50%, 30%, 20%। अगर मैं आपको पूछूं कि एवरेज एनपीवी क्या होगा, अगर 5 मशीन से आपको 1000 रुपए मिले, 3 मशीन से आपको 2000 मिले और 2 मशीन से आपको 3000 मिले, तो हमने बचपन में सिंपल एवरेज निकालना सीखा है। पूरे की पूरी 10 मशीन का हमने एनपीवी का टोटल किया ऊपर और डिवाइड बाय 10, तो आप करोगे आपका आंसर वापस उतना ही आएगा। करो जरा, 5000 और 6 11, 6 17, 17000 डिवाइड बाय 10 1700, वही आंसर आया। तो आप क्या रहे हो, सिंपल एवरेज निकाल रहे हो, इसलिए उसको बोलते हैं एवरेज और मीन वैल्यू। लेकिन इस चैप्टर में हम क्या करेंगे, अगर हमें प्रॉब्लम में वैल्यू और उसकी प्रोबेबिलिटी दी गई है तो विल मल्टीप्लाई वैल्यू इनटू प्रोबेबिलिटी, दैट विल गिव मी एक्सपेक्टेड वैल्यू। एक फॉर्मूला वहां पर लिखा हुआ है, एक्सपेक्टेड वैल्यू इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी इनटू वैल्यू। उसका टोटल ले लेना, सम ऑफ द प्रोबेबिलिटी इनटू वैल्यू। एक नीचे क्वेश्चन सॉल्व करो, वहीं पर लिखो पहले एनपीवी 3000, 6000, 12000, 15000, प्रोबेबिलिटी 0.1, 0.4, 0.4, 0.1। फिर मल्टीप्लाई करके टोटल करना है हमें। 3000 इंटू 0.1 300, 6000 इंटू 0.4 2400, 4800, 1500, टोटल करना 9000। आया इसका टोटल। तो इसको हम बोलेंगे एक्सपेक्टेड वैल्यू, एवरेज वैल्यू और मीन वैल्यू। तो एवरेज और मीन वैल्यू और एक्सपेक्टेड वैल्यू का क्या फायदा है, इससे हमें डिसीजन मेकिंग में आसान हो जाता है ना। इतने सारे वैल्यूज हैं, डिसीजन कैसे ले, तो हम एक्सपेक्टेड वैल्यू निकालते हैं एंड दैट हेल्प्स मी टू टेक द डिसीजन। अगर 2 प्रोजेक्ट है, दोनों की एक्सपेक्टेड वैल्यू अलग अलग आ रही है, तो जिसकी एक्सपेक्टेड वैल्यू ज्यादा होगी हम उसको भी सिलेक्ट कर सकते हैं। अगर उनका रिस्क बराबर हो तो, अगर उनका रिस्क बराबर हो तो हम क्या करेंगे, जिसकी एक्सपेक्टेड वैल्यू ज्यादा होगी हम उसको सिलेक्ट करेंगे। तो पहले क्वेश्चन सॉल्व करना, बुक के अंदर में ही सॉल्व करना। क्वेश्चन कुछ इस तरह से है, पॉसिबल नेट कैश फ्लो ऑफ प्रोजेक्ट ए एंड बी and their probabilities are given as below. Discount rate is 10% for both the project. Initial investment is rupees 10,000. Calculate the expected NPV for each project. क्या लिखा है, calculate the expected NPV for each project and which project is preferable. तो ये आपके प्रोजेक्ट ए के पॉसिबल इवेंट्स ए बी सी डी ई दिया हुआ है। अगर इवेंट ए हुआ तो कैश फ्लो 8000 होगा,
उसकी प्रोबेबिलिटी 0.10 है। इवेंट बी हुआ तो 10,000, उसकी प्रोबेबिलिटी 0.2 है। इस तरह से आपको कैश फ्लो और प्रोबेबिलिटी दिया हुआ है। अब क्या करना, नीचे उसके टेबल के नीचे आंसर का फॉर्मेट बना हुआ है, ऊपर हेडिंग लिखी हुई है कैलकुलेशन ऑफ एक्सपेक्टेड वैल्यू फॉर प्रोजेक्ट ए एंड प्रोजेक्ट बी। पेंसिल उठाओ और क्या करो, जस्ट सिंपल मल्टीप्लीकेशन करो। 8,000 इंटू 0.10 800, 10,000 इंटू 0.2 2,000, 12,000 इंटू 0.4 4,800, 14,000 इंटू 0.2 2,800, 16,000 इंटू 0.10 1,600। अब इसका हमने टोटल कर लिया तो ये आ गया 12,000। उसी तरह प्रोजेक्ट बी का टोटल करना अभी 4,000 इंटू 0.10 400, 20,000 इंटू 0.15 3,000, 16,000 इंटू 0.5 8,000, 12,000 इंटू 0.15 1,800 एंड 80,000 इंटू 0.10 कितना होता है 8,000। अब जरा मुझे टोटल बताना कितना आ रहा है। लास्ट कॉलम का टोटल 21। आप बताओ 21। ठीक है। प्रोजेक्ट ए का एक्सपेक्टेड कैश फ्लो है 12,000, प्रोजेक्ट बी का एक्सपेक्टेड कैश फ्लो है 21,200। उन्होंने पूछा दोनों की एनपीवी क्या होगी, तो एनपीवी निकालने के लिए हमें इनफ्लो की प्रेजेंट वैल्यू निकालना है, उसमें से इन्वेस्टमेंट माइनस करना है। तो इनफ्लो, ये 12,000 इनफ्लो है, लिखेंगे यहां पे आपके नीचे एक लाइन दी हुई है, एनपीवी ऑफ प्रोजेक्ट ए इज 12,000 डिवाइड बाय 1.10 करो, तो इससे ये इसकी प्रेजेंट वैल्यू आ जाएगी, माइनस आपका इनिशियल इन्वेस्टमेंट है 10,000 रुपए। ये आपका इनिशियल इन्वेस्टमेंट है, ऊपर क्वेश्चन में लिखा हुआ है 10% डिस्काउंट रेट है। तो ये फाइनल आंसर बताना, 12,000 डिवाइड बाय 1.10 माइनस 10,000 कितना आया 910, अप्रोक्सीमेटली 910 आ रहा है। 1-2 रुपए के लिए परेशान मत होना। फिर लिखना 21,200 डिवाइड बाय 1.10 माइनस 10,000, इसको ब्रैकेट में रखना। 21,200 को कैलकुलेट करके बताओ कितना आंसर आ रहा है। 92 अप्रोक्सीमेटली लिख दो। अब नीचे एक नोट लिखना, प्रोजेक्ट बी शुड बी एक्सेप्टेड, प्रोजेक्ट बी शुड बी एक्सेप्टेड बिकॉज एनपीवी इज हायर, बिकॉज एनपीवी इज हायर, बिकॉज एनपीवी इज हायर। ठीक है ना। तो इस बार हमने प्रोबेबिलिटी एक्सपेक्टेड वैल्यू यूज करके डिसीजन लिया। अब हम जाएंगे एक और क्वेश्चन की ओर, एक और प्रैक्टिस कर लेते हैं। क्वेश्चन 2, प्रोबेबिलिटीज फॉर नेट कैश फ्लो फॉर 3 years ऑफ अ प्रोजेक्ट आर एज फॉलोज। अब ये सिंगल प्रोजेक्ट है, इसकी ईयर 1 की कैश फ्लो और उसकी प्रोबेबिलिटी है, ईयर 2 के कैश फ्लो और उसकी प्रोबेबिलिटी है, और ईयर 3 के कैश फ्लो और उसकी प्रोबेबिलिटी है। इज इट राइट? तो पहले तो हमें क्या करना पड़ेगा, ईयर 1 का एक्सपेक्टेड कैश फ्लो निकालना पड़ेगा कि पहले साल में मुझे एक्सपेक्टेड कैश फ्लो कितना है, दूसरे साल का एक्सपेक्टेड कैश फ्लो,
और फिर तीसरे साल का एक्सपेक्टेड कैश फ्लो। एक बार वो तीनों आ गए, उसके बाद ऑल्सो कैलकुलेट द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एक्सपेक्टेड कैश फ्लो यूजिंग 10% डिस्काउंट रेट। और उसके बाद आपको एनपीवी निकालना, इनिशियल इन्वेस्टमेंट इज ₹10,000। तो हमें क्या करना पड़ेगा, पहले इंडिविजुअल ईयर की एक्सपेक्टेड कैश फ्लो निकाल लो 1, 2, 3, और उसके बाद हम एनपीवी निकालेंगे। 2 टेबल की आपको जरूरत पड़ेगी यहां पे। तो स्टार्ट करो कैलकुलेटर, M प्लस फंक्शन भी यूज करना, जल्दी हो जाएगा। 2000 इंटू 0.1 200, 800, 1800, 3200, टोटल बताना 6000। ये पहले साल का एक्सपेक्टेड कैश फ्लो है। पहले साल में हम इतना कैश फ्लो मिलने की उम्मीद है। वापस ट्राई करना, 400, 1200, 2400, 800, टोटल करना 4800। ईयर 3 600, 1600, 1200, 800, 4200। ये जो 3 कैश फ्लो हैं, ये ईयर 1, ईयर 2, ईयर 3 के कैश फ्लोज हैं। पहले इनको हम प्रेजेंट वैल्यू में कन्वर्ट करेंगे, फिर एनपीवी निकालेंगे। नीचे वाले टेबल पे आना, एक्सपेक्टेड एनपीवी ईयर 0 10,000 क्वेश्चन में दिया हुआ था। ईयर 1 का कितना है, 2 का कितना है 4800, 3 का कितना है 4200। अभी इसका प्रेजेंट वैल्यू कैसे निकालेंगे, देखो ये 10,000 का 10,000 लिख दो, 6000 डिवाइड बाई 1.10 करो, बताओ 5455। 4800 डिवाइड बाई 1.10 इक्वल टू 2 बार इक्वल टू प्रेस करना 3967। 4200 डिवाइड बाई 1.10 3 बार इक्वल टू 3156। 3156 राइट है। अब पहले ये पॉजिटिव नंबर्स को ऐड करो और ये नेगेटिव नंबर को माइनस करो। टू 5, तो देखा इसमें ही आपको 4 मार्क्स मिल जाएंगे। क्वेश्चन हो गया खत्म। ये क्वेश्चन इजी था। पहले इंडिविजुअल ईयर का आपने कैश फ्लो निकाला, उसके बाद एनपीवी निकाल ली। अब हम चलते हैं एक और कॉन्सेप्ट पर जिसका नाम है जॉइंट प्रोबेबिलिटी। जॉइंट प्रोबेबिलिटी मीन्स प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 इवेंट्स हैपनिंग टुगेदर। प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 इवेंट्स हैपनिंग टुगेदर, यानी 2 इवेंट एक साथ हो, इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है, उसको हम कैसे कैलकुलेट करेंगे। दोनों इवेंट की इंडिपेंडेंट प्रोबेबिलिटी को मल्टीप्लाई कर देंगे। दोनों इवेंट की इंडिपेंडेंट प्रोबेबिलिटी को मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। जैसे फॉर एग्जाम्पल, एक सिर्फ समझने के लिए एग्जाम्पल, विराट कोहली विल, वी के मतलब विराट कोहली, मेरा नाम नहीं, विराट कोहली विल विन वर्ल्ड कप हैज अ प्रोबेबिलिटी ऑफ 0.5, ठीक है। विराट कोहली विल गेट भारत रत्न, इंडिपेंडेंट प्रोबेबिलिटी है, इस 0.5। ये 2 अलग अलग इवेंट की प्रोबेबिलिटी निकाल ली हमने। अब क्वेश्चन है, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट विराट कोहली विल विन वर्ल्ड कप एंड गेट भारत रत्न। अब बताओ, ये दोनों इवेंट हो जाए एक साथ, इसकी प्रोबेबिलिटी हो जाती है 0.5 इंटू 0.5, ऐड नहीं करना, 0.25 हो जाएगा। पहले वाले इवेंट की प्रोबेबिलिटी 50% है,
अगर वो मिला तो उसके अगले इवेंट की प्रोबेबिलिटी भी 50% है, तो आपकी जॉइंट प्रोबेबिलिटी होगी 0.25। ओके, अब इसका हमारे इस चैप्टर में क्या लेना देना है? फर्स्ट ईयर कैश फ्लो विल बी 10,000, इसकी प्रोबेबिलिटी है 0.5। सेकेंड ईयर कैश फ्लो विल बी 10,000, इसकी प्रोबेबिलिटी है 0.3। तो क्वेश्चन आपसे पूछेंगे व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट इन द फर्स्ट ईयर cash flow will be 10,000 and in the second year the cash flow will be 10,000। तो उस केस में आप कहेंगे the probability that you will get first year 10,000 and second year also 10,000 is 0.5 into 0.3, कितना हुआ? तो 1.5 हो गया, 0.15। तो जॉइंट प्रोबेबिलिटी में आपको मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। तो हर चीज को हमें कैपिटल बजटिंग में उसका क्या यूज है वो करेंगे। अब आप आज अपने जीवन में और एक इंपॉर्टेंट फॉर्मूला सीखने जा रहे हैं, फॉर्मूला फॉर कैलकुलेटिंग द रिस्क। हाउ इज रिस्क मेजर्ड? रिस्क इज मेजर्ड बाय स्टैंडर्ड डेविएशन और वेरिएंस। तो जिन्होंने मैथ्स पढ़ा होगा उन्होंने ये वर्ड सुना होगा, स्टैंडर्ड डेविएशन और वेरिएंस। इन ऑर्डर टू एनालाइज द रिस्क वन शुड बी एबल टू मेजर द रिस्क, है कि नहीं? आप रिस्क को एनालाइज कब कर पाओगे? जब आप उसको कैलकुलेट कर पाओगे। कैलकुलेट ही नहीं कर पाओगे तो रिस्क को हम एनालाइज कैसे करेंगे? इज इट राइट? तो उसके लिए हमें क्या करना है? स्टैंडर्ड डेविएशन कैलकुलेट करना है, स्टैंडर्ड डेविएशन और वेरिएंस। तो दो टाइप के क्वेश्चन आपको एग्जाम में आ सकते हैं। पहला क्वेश्चन जहां पे आपको नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस दिया जाएगा, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन दिया जाएगा, मतलब क्वेश्चन में इस तरह से दिया जाएगा, ईयर पिछले 5 साल में ये आपने देखा है 1 2 3 4 5, कैश फ्लो 10 20 30 40 समथिंग लाइक दिस। तो ये हो गया नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। 4 सालों में ये हमने कैश फ्लो ऑब्जर्व किया है। अब इसकी स्टैंडर्ड डेविएशन निकालो। तो इसका फॉर्मूला है अंडर रूट सम ऑफ x माइनस एक्स बार स्क्वायर अपॉन n। आप पूछेंगे ये x बार n का मतलब क्या हुआ? x का मतलब हो गया ये वेरिएबल। हमारे इस एग्जांपल में एक कैश फ्लो है इस x, और x बार का मतलब है एवरेज। तो एवरेज कितना होगा इसका जरा टोटल करना, 100। अगर 4 ऑब्जर्वेशन हो तो उसका एवरेज होगा 25। फिर हम क्या करेंगे? x माइनस एक्स बार स्क्वायर कैलकुलेट करते हैं, ठीक है? कैसे कैलकुलेट करते हैं? 10 माइनस 25 स्क्वायर, 10 माइनस 25 स्क्वायर कितना होगा? वो 25। 20 माइनस 25 स्क्वायर 25। 30 माइनस 25 स्क्वायर 40 माइनस 25 स्क्वायर, टोटल 500। देखो जरा 500 है टोटल। तो अगर मैं पूछूं कि इस प्रॉब्लम का स्टैंडर्ड डेविएशन क्या होगा, तो आप बोलेंगे अंडर रूट, न्यूमरेटर आ गया 500 और नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितने हैं? 4, अंडर रूट 125, 11.18, ठीक है? तो इसको बोलते हैं स्टैंडर्ड डेविएशन। मतलब ऑन एन एवरेज डेटा मीन से कितना डेविएट हो रहा है इधर उधर, ठीक है? ऑन एन एवरेज डेटा मीन से कितना डेविएट हो रहा है। जितना आप ज्यादा डेविएट होंगे उतना रिस्क ज्यादा है, जितना ज्यादा डेविएट होंगे उतना रिस्क ज्यादा है। एक बैट्समैन है, मान लो बैट्समैन नंबर ए, उसने बनाए रन 10, फिर 50, फिर 90, और एक दूसरा बैट्समैन है उसने बनाए 40, 50, 60। अगर मैं देखूं तो दोनों का एवरेज सेम आ रहा है,
इसका एवरेज आ रहा है 10 + 50 + 90/3, 50 आया? जरा चेक करना इसका एवरेज 50, इसका एवरेज चेक करना 40 + 50 + 60, दोनों का एवरेज बराबर है, लेकिन डेविएट कौन ज्यादा हो रहा है अपने एवरेज से? ये ज्यादा डेविएट हो रहा है। तो दोनों में से कौन सा बैट्समैन ज्यादा रिस्की है? ये ज्यादा रिस्की है। भले एवरेज सेम है, लेकिन ये भाई साहब कभी 10 भी बना सकते हैं, कभी 90 भी। कंसिस्टेंसी नहीं है, बोलेंगे एवरेज कम है, एवरेज सेम है लेकिन वेरिएशन बहुत है। जबकि इसमें हमें उम्मीद है कि हाँ चलो इसका डेविएशन कम होगा। तो सिलेक्टर क्या करते हैं, कई बार अगर ऐसे दो सिचुएशन आ गए हैं, ऐसे दो बैट्समैन उनकी टीम में, वो इसको सिलेक्ट करेगा, कम से कम इसकी सर्टेनिटी ज्यादा है, वेरिएबिलिटी कम है, रिस्क कम है, इसलिए हम स्टैंडर्ड डेविएशन कैलकुलेट करते हैं। मतलब कि जितना वेरिएशन ज्यादा होगा, जितना स्टैंडर्ड डेविएशन ज्यादा होगा, उतना रिस्क ज्यादा है। अगर मैं सपोज स्क्वायर रूट ना लूं तो इसको हम बोलेंगे वेरिएंस। सो व्हाट इज वेरिएंस? वेरिएंस अगर निकालने पूछा जाए तो आपको स्क्वायर रूट लिखे बगैर लिखना है, या फिर क्या करना, स्क्वायर ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन। वेरिएंस इज स्क्वायर ऑफ, बोलो ना, स्टैंडर्ड डेविएशन इज वेरिएंस। इसका मतलब है स्टैंडर्ड डेविएशन इज अंडर रूट वेरिएंस। बोल सकते हैं हम? बोलो ना हाँ या ना। ये वेरिएंस है तो अंडर रूट वेरिएंस हो गया ना। मैं आपको अलग अलग तरीके से इसलिए बता रहा हूं, कभी एग्जाम में वेरिएंस दिया हो स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना पड़ सकता है, कभी स्टैंडर्ड डेविएशन दिया हो वेरिएंस निकालना पड़ेगा, तो करना आना चाहिए। एक और फॉर्मूला है हमारे पास स्टैंडर्ड डेविएशन निकालने के लिए। अगर आपको प्रोबेबिलिटीज दी जाए तो, अगर आपको प्रोबेबिलिटीज, यानी अब आपको क्वेश्चन इस तरह से दिया जाएगा, प्रोबेबिलिटी 0.10 और एनपीवी 100, एनपीवी 200 प्रोबेबिलिटी 0.60, एनपीवी 300 प्रोबेबिलिटी 0.30। इस तरह का क्वेश्चन अगर आया तो हम ये फॉर्मूला यूज करेंगे, अंडर रूट समेशन, समेशन का साइन पता है, टोटल ऑफ प्रोबेबिलिटी इंटू x माइनस x बार स्क्वायर। प्रोबेबिलिटी p फॉर प्रोबेबिलिटी, x फॉर, इस एग्जांपल में ये जो एनपीवी है यह है x, और x बार कैसे निकालोगे आप? एक्सपेक्टेड वैल्यू। प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन में x बार कैसे निकालते हैं? एक्सपेक्टेड वैल्यू। यानी आप इन दोनों को पहले मल्टीप्लाई करोगे, x इंटू पी 10, 200 इंटू 0.60, बोलो 120, 30 इंटू 0.90, ये आपका हो गया x बार। आपने आज यहां पर दो एक प्रॉब्लम भी सॉल्व किए हैं, एक्सपेक्टेड वैल्यू इन अ प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, कितना आ गया टोटल? 200 टोटल, ये आपका x बार होगा यहां पे। और फिर आप ये कैलकुलेशन करेंगे ब्रैकेट के अंदर, उसका स्क्वायर रूट लेंगे, दैट इज कॉल्ड स्टैंडर्ड डेविएशन। स्क्वायर रूट नहीं लेंगे, दैट इज कॉल्ड वेरिएंस। स्टैंडर्ड डेविएशन का पर्पस क्या है? टू अंडरस्टैंड द रिस्क। हाइयर द स्टैंडर्ड डेविएशन, हाइयर द रिस्क, लोअर द स्टैंडर्ड डेविएशन, लोअर द रिस्क। अब हम क्या करेंगे, एक क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे और आपको बताना है कि मैं स्टैंडर्ड डेविएशन के लिए कौन सा फॉर्मूला यूज करूंगा। ठीक है, ये देखो, ये क्वेश्चन आपकी बुक में भी है। क्वेश्चन पढ़ने के बाद आप मुझे बताना कि मैं पहला फॉर्मूला यूज करूंगा या प्रोबेबिलिटी वाला फॉर्मूला यूज करूंगा। वो आप अभी भी देखकर भी बोल सकते हैं दूर से, हाँ, प्रोबेबिलिटी वाला फॉर्मूला, क्योंकि क्वेश्चन में आपको प्रोबेबिलिटी दी गई है। अब ये क्वेश्चन आपको यकीन नहीं होगा, लेकिन 14 मार्क्स के लिए आ चुका है। AS Limited is considering two mutually exclusive projects, X and Y. Project X costs rupees 30,000 and Project Y costs rupees 36,000. You have been given below the NPV
अब यहां पे दो प्रोजेक्ट हैं, एक की कॉस्ट 30,000 है, एक की कॉस्ट 36,000 है। अगर मैं प्रोजेक्ट एक्स मान लो स्टार्ट करता हूं तो मुझे ये 4 एनपीवी मिल सकते हैं और ये उनकी प्रोबेबिलिटीज हैं। तो मुझे पहले एक्सपेक्टेड एनपीवी निकालना होगा जस्ट बाय मल्टीप्लाइंग दिस टू। उसी प्रकार प्रोजेक्ट वाई की हम एक्सपेक्टेड एनपीवी निकाल सकते हैं बाय मल्टीप्लाइंग दिस टू नंबर एंड टेकिंग देयर टोटल। तो ये हमारा पहला आंसर तो बहुत इजी। एग्जाम में खाली हाथ लौट के मत आना मेरे वीर जवान, कम से कम 1 मार्क जरूर लेकर आना, मल्टीप्लाई करके टोटल कर देना। कंप्यूट द रिस्क अटैच्ड टू ईच प्रोजेक्ट। तो हम क्या करेंगे, स्टैंडर्ड डेविएशन निकालेंगे। विच प्रोजेक्ट डू यू कंसिडर मोर रिस्की एंड वाई? जिसका स्टैंडर्ड डेविएशन ज्यादा होगा दैट इज मोर रिस्की। 1 मार्क और मिल गया, लेकिन अगर आपका सेकेंड आंसर सही होगा तो ही थर्ड आंसर सही हो पाएगा। और एक क्वेश्चन पूछा है फोर्थ, कंप्यूट द प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स। प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स का फॉर्मूला याद है? पीवी ऑफ कैश इनफ्लो अपॉन पीवी ऑफ कैश आउटफ्लो। तो अब हम क्या करेंगे, आपकी मदद करने के लिए मैंने फॉर्मेट ड्रॉ कर दिया है, आप सॉल्व करो। पहले मुझे एक्सपेक्टेड वैल्यू वाला कॉलम बता दो। यहां पर आप लिखो x, यहां लिखो p, ये हो जाएगा x इंटू पी। मैं आपको सेकेंड फॉर्मूला कैसे यूज करना है वो सिखा रहा हूं। बोलो। नहीं, पहले ये बताओ, ये 300 है, 2400, ओके। टोटल कितना आया? 9000। ये हो गया आपका एक्सपेक्टेड वैल्यू x बार इक्वल टू। तो अब यहां पर आओ y के नीचे, ये 3000 इंटू 0.2 करो, इसको हम बोलेंगे y p y इंटू पी। 600, ये कितना है? 1800, 3600, 3000। तो ये हो गया हमारा y बार 9000। अगर मैं सिर्फ दोनों की एक्सपेक्टेड एनपीवी देखूं तो मेरे को लगेगा अरे दोनों तो एक जैसे ही हैं, लेकिन हमें रिस्क भी देखना चाहिए। ये हो गया वैल्यू रिटर्न, इतना एनपीवी आ रहा है, एनपीवी बराबर है। कुछ लोग कहेंगे कि दोनों एक जैसे ही हैं, नहीं, हमें उनका रिस्क भी देखना चाहिए। इज इट राइट? तो रिस्क निकालने के लिए हम क्या करेंगे, P इंटू एक्स माइनस एक्स बार स्क्वायर, और यहां लिखेंगे P इंटू वाई माइनस वाई बार स्क्वायर। समझ में आया? अब आपको कैलकुलेट कैसे करना है वो मैं आपको सिखाता हूं। जिन्होंने पहले कभी नहीं किया हो वैसे बच्चे ध्यान दें। x का मतलब है ये वाला कॉलम, और x बार का मतलब है 9000, और प्रोबेबिलिटी मतलब ये कॉलम, ठीक है। तो अपने कैलकुलेटर पे पहले 3000 टाइप करो, x माइनस x बार 9000। अब उसका स्क्वायर करने के लिए इनटू इक्वल टू करो, इनटू प्रोबेबिलिटी 0.1। कितना आया? हाँ, 36 लाख। 36 लाख, हाँ जी, 36 लाख सही है। देखो पहले 3000 टाइप करो, उसमें से 9000 माइनस करो, स्क्वायर करो, इनटू इक्वल टू करो, फिर इनटू प्रोबेबिलिटी 0.1 से मल्टीप्लाई करना, इनटू 0.1। आया 36 लाख। चलो एक और ट्राई करो, 6000 माइनस 9000 इंटू इक्वल टू इंटू 0.4, 36 लाख आ रहा है। चलो ठीक है, और फिर एक बार ट्राई करना, 12,000 माइनस 9,000 इंटू इक्वल टू इंटू 0.4, 36 लाख। हाँ, रटो मत, आंसर चेंज भी हो सकता है। एक और ट्राई करना, 15,000 माइनस 9,000 इंटू इक्वल टू इंटू 0.1,
36 लाख। अब इसका टोटल कर लो, 36 लाख इंटू 4 करो, 1,44 लाख। वेट, आंसर इज नॉट ओवर। ये स्टैंडर्ड डेविएशन नहीं है। स्टैंडर्ड डेविएशन, ये जो सिग्मा है स्टैंडर्ड डेविएशन का साइन है। सो स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ प्रोजेक्ट एक्स विल बी सिग्मा एक्स इक्वल टू, इसका स्क्वायर रूट लो कैलकुलेटर पे, 1,44 लाख टाइप करो पूरा, 144,000,000 राउंड ऑफ कर दो, 379। ये स्टैंडर्ड डेविएशन हो गया। स्टैंडर्ड डेविएशन के लिए हम ये सिंबल यूज करते हैं जिसको हम बोलते हैं सिग्मा। इस सिंबल का क्या नाम है? सिग्मा। अब बिल्कुल इसी तरह हम y माइनस वाई बार स्क्वायर इंटू पी करेंगे। मैं हाईलाइट करता हूं सिर्फ उन नंबर्स को यूज करना, इसको यूज करना, इसको यूज करना और बाद में प्रोबेबिलिटी से मल्टीप्लाई करना। चलिए स्टार्ट करते हैं। 3,000 माइनस 9,000 इंटू इक्वल टू इंटू 0.2, 72 lakhs। ओके, 6,000 माइनस 9,000 इंटू इक्वल टू इंटू 0.3, 27 लाख। एक और ट्राई करो, 12,000 माइनस 9,000 इंटू इक्वल टू इंटू 0.3। एक और 15,000 माइनस 9,000 इंटू इक्वल टू इंटू 0.2। टोटल करना अभी, $1,98,00,000। सिग्मा वाई इक्वल टू, बस स्क्वायर रूट ले लो, 4450। तो ये हमारा सेकेंड आंसर हो गया। एक ही टेबल में हमने क्या किया, दोनों को ड्रॉ कर लिया। इसमें हमारा एक्सपेक्टेड एनपीवी भी आ गया, स्टैंडर्ड डेविएशन भी आ गया। दो आंसर हो गए। विच प्रोजेक्ट डू यू कंसिडर मोर रिस्की एंड वाई? यहां पर एक बॉक्स बना हुआ है डिसीजन लिखने के लिए। प्रोजेक्ट वाई इज रिस्कियर, क्योंकि इसका स्टैंडर्ड डेविएशन ज्यादा, बिकॉज द स्टैंडर्ड डेविएशन इज हाइयर। प्रोजेक्ट वाई इज रिस्कियर because the standard deviation is higher, because the standard deviation is higher, because the standard deviation is higher। नेक्स्ट है एक और सवाल उन्होंने पूछा आपसे, कैलकुलेट द प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स। तो नीचे लिखो कैलकुलेशन ऑफ प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स ऑफ ईच प्रोजेक्ट। राइट हैंड साइड 2 कॉलम एक्स एंड वाई। पहले समझो बाद में लिखना। प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स का फॉर्मूला होता है पीवी ऑफ कैश इनफ्लो अपॉन पीवी ऑफ कैश आउटफ्लो। और इस क्वेश्चन में पीवी ऑफ कैश आउटफ्लो का मतलब जो इनिशियल इन्वेस्टमेंट है 30,000 एंड 36,000, यस और नो, जो हमने क्वेश्चन के स्टार्ट में पढ़ा था ना। और एक्सपेक्टेड एनपीवी कितना है? 9,000। तो जरा ध्यान से देखना, एनपीवी का फॉर्मूला है पीवी ऑफ कैश इनफ्लो माइनस पीवी ऑफ कैश आउटफ्लो। अगर मुझे इनफ्लो सिर्फ चाहिए तो मैं क्या करूंगा, मैं पीवी ऑफ कैश आउटफ्लो प्लस एनपीवी करूंगा, दैट विल गिव मी पीवी ऑफ कैश इनफ्लो। ये हो गया आउटफ्लो, और ये एनपीवी आपने पहले वाले टेबल में ऑलरेडी निकाल लिया 9,000। तो पहले ये दोनों लाइन लिख लो। पॉइंट नंबर ए, पीवी ऑफ कैश आउटफ्लो 30,000 36,000 गिवन, दिस इज गिवन इन्वेस्टमेंट का अमाउंट। एक्सपेक्टेड एनपीवी इन द स्टेप 1 9,000।
Point C, PV of cash inflow A plus B. Very important question. They will ask you in the exam. 39,000, 45,000. Therefore, profitability index C by A. Take 39,000, divide by 30,000. You will get 1.3. $45,000 divided by 36,000, 1.25. तो ऐसे आपके इंटेलिजेंस को भी चेक कर सकती है इंस्टीट्यूट. इज इट राइट? कि आपको प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स पूछ दे अचानक, तो बेसिक फॉर्मूला अपना वही है जो आपने कैपिटल बजटिंग में सीखा, पीवी ऑफ कैश इनफ्लो अपॉन पीवी ऑफ कैश आउटफ्लो. एंड पीवी ऑफ कैश इनफ्लो निकालना हो तो पीवी ऑफ कैश आउटफ्लो प्लस एनपीवी करेंगे. सही है? तो ये 14 मार्क का क्वेश्चन हो गया, वेरी इंपॉर्टेंट. अब मैं आपको एक और स्टैटिस्टिकल फॉर्मूला दूंगा जिसको हम बोलते हैं कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन. पहले मेरी बात ध्यान से सुनना, अभी सिर्फ सुनना. इफ एक्सपेक्टेड एनपीवी इज इक्वल, तो हम क्या करेंगे? सिलेक्ट प्रोजेक्ट विथ लोअर रिस्क. यस और नो? अभी जो आपने ऊपर क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व किया वो यही था. अगर आपका दोनों प्रोजेक्ट का एक्सपेक्टेड एनपीवी इक्वल है तो हम किसको सिलेक्ट करेंगे? जिसका स्टैंडर्ड डेविएशन कम होगा. दूसरा ज्ञान, इफ रिस्क इज सेम, if risk is same, select project with higher NPV. अगर रिस्क बराबर हो तो हमें किसको सिलेक्ट करना चाहिए? जिसका एनपीवी ज्यादा. अगर रिस्क बराबर है, जब रिस्क समान ही है, तो क्यों नहीं ऐसे प्रोजेक्ट को लिया जाए जिसमें एनपीवी ज्यादा हो, है कि नहीं? और अगर एनपीवी समान हो तो क्यों नहीं ऐसे प्रोजेक्ट को लिया जाए जिसमें रिस्क कम हो? इस टाइप के प्रॉब्लम आएंगे तो आपको दिक्कत नहीं होगी डिसीजन लेने में. जैसे अभी आपने क्वेश्चन नंबर 3 में लिखा, प्रोजेक्ट वाई शुड बी सिलेक्टेड, प्रोजेक्ट वाई एज अ हाइयर रिस्क. अगर आपको पूछा जाता कि किसको सिलेक्ट करना है तो आपका आंसर होगा एक्स, क्योंकि वहां पर आपका रिस्क कम है लेकिन एनपीवी बराबर है. दोनों की एनपीवी बराबर थी ना, 9-9 हजार रुपए, लेकिन एक्स का रिस्क कम है. तो क्वेश्चन नंबर 3 में अगर पूछते हैं कि कौन सा प्रोजेक्ट चूज करना चाहिए तो आपका जवाब होगा एक्स, क्योंकि हम इस सिचुएशन में हैं. लेकिन कभी कभी ऐसा हो सकता है कि आपको दो प्रोजेक्ट कंपेयर करने हो, फिर दोनों का रिस्क और एक्सपेक्टेड एनपीवी डिफरेंट हो सकता है ना. जैसे फॉर एग्जाम्पल समझो कि एक्सपेक्टेड एनपीवी इसका 10,000 है, इसका 12,000 है. स्टैंडर्ड डेविएशन इसका 3,000 है, इसका 4,500 है. अब आप पुराने वाला रूल लगा के डिसीजन नहीं ले पाओगे. आप बोलोगे इसको सिलेक्ट करना चाहिए क्योंकि इसका एनपीवी ज्यादा है. कोई बोलेगा नहीं, ए को सिलेक्ट करना चाहिए बिकॉज इसका स्टैंडर्ड डेविएशन कम है. तो मार धाड़ हो जाएगी. एक बोल रहा है बी के साथ जाएंगे, एक बोल रहा है ए के साथ जाएंगे. तो वैसे केस में हम क्या करते हैं, व्हेन रिस्क एंड रिटर्न बोथ आर डिफरेंट, वी विल कैलकुलेट कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन. तो एक और स्टैटिस्टिकल फॉर्मूला है कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन. व्हाट इज कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन? इट इज अ रिलेटिव मेजर ऑफ डेविएशन. It is a relative measure, and normally when risk and return both are different in a project,
then we use this concept to decide which project should be selected. So it is a measure of risk per unit of return. What does it measure? Risk पर यूनिट ऑफ रिटर्न. एक रिटर्न के बदले, 1 रुपए रिटर्न के बदले कितना रिस्क लेना पड़ रहा है हमें. तो ऑफ कोर्स हाइयर द कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन, हाइयर द रिस्क. इज इट राइट? इट इज यूजफुल फॉर कंपेयरिंग रिस्कीनेस ऑफ 2 प्रोजेक्ट्स. लार्जर द कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन, हाइयर द रिस्क. तो एक और फॉर्मूला ऐड कर लिया हमने फॉर्मूला बुक में आज. कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन इक्वल टू स्टैंडर्ड डेविएशन अपॉन मीन. स्टैंडर्ड डेविएशन अपॉन मीन. फॉर्मूला वाइज सिग्मा अपॉन आर बार. आर बार का मतलब होता है मीन और एक्सपेक्टेड रिटर्न और एक्सपेक्टेड एनपीवी. इज इट राइट? तो हमें कैसे पता चलेगा कौन सा प्रोजेक्ट ज्यादा रिस्कियर है? जिसका कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन ज्यादा होगा. जैसे देखना, 2 प्रोजेक्ट दिए गए हैं आपको. एग्जाम्पल आपकी बुक में भी है. एक का एक्सपेक्टेड एनपीवी 12 है, एक का 20 है. एक का स्टैंडर्ड डेविएशन 9 है, एक का 10 है. तो अगर मैं पूछूं कि कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन क्या होगा, तो आप क्या करेंगे? 9/12 लेंगे, 0.75 नीचे लिखा हुआ है. 10/20 लेंगे, 0.50. So which is relatively riskier? X is relatively riskier. X is relatively. Why relatively riskier? क्योंकि अगर आप रिस्क और रिटर्न दोनों को कंसिडर करेंगे तो आप पाएंगे कि यहां पर 1 यूनिट ऑफ रिटर्न के लिए 0.75 रिस्क लेना पड़ता है. वहां पर 1 यूनिट ऑफ रिटर्न के लिए 0.50 रिस्क लेना पड़ता है. तो विच इज रिलेटिवली रिस्कियर? एक्स इज रिलेटिवली रिस्कियर. ओके. When we use CV, when NPV of 2 projects are different, higher the CV, higher the relative riskiness. So therefore project X is relatively riskier. तो हमने आज क्या क्या फॉर्मूले देखे, जरा सिर्फ रिवाइज करना. एक एक्सपेक्टेड एनपीवी निकालना था, समेशन ऑफ एनपीवी इंटू प्रोबेबिलिटी, समेशन ऑफ वैल्यू इंटू प्रोबेबिलिटी. फिर हमने देखा जॉइंट प्रोबेबिलिटी. जॉइंट प्रोबेबिलिटी इज द प्रोडक्ट ऑफ प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 इंडिपेंडेंट इवेंट्स. फिर हमने स्टैंडर्ड डेविएशन के 2 फॉर्मूले देखे. व्हेन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस आर गिवन, अंडर रूट समेशन x माइनस एक्स बार स्क्वायर अपॉन n. और अगर प्रोबेबिलिटी दी हो, अंडर रूट समेशन p इंटू एक्स माइनस एक्स बार स्क्वायर. और अभी अभी आपने कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन देखा, स्टैंडर्ड डेविएशन अपॉन मीन, आर बार, सिग्मा अपॉन आर बार. ये सब बेसिक स्टैटिस्टिकल टूल हैं जो इस चैप्टर में काम आते हैं. अब हम देखते हैं कुछ इंपॉर्टेंट टेक्निक्स जहां पर हम रिस्क को इंक्लूड करेंगे अपने डिसीजन मेकिंग में. हाउ टू इंक्लूड रिस्क इन द डिसीजन मेकिंग. उसके लिए हमने बहुत सारे टेक्निक के नाम स्टार्ट में पढ़े हैं. कुछ सिंपल टेक्निक्स है जैसे रिस्क एडजस्टेड डिस्काउंट रेट मेथड. नाम में ही सारे गुण छुपे हुए हैं. रिस्क एडजस्टेड डिस्काउंट रेट, ये मेथड क्या बोलता है कि अगर रिस्क ज्यादा है किसी प्रोजेक्ट में तो हम उसमें हायर डिस्काउंट रेट यूज करेंगे, और अगर किसी प्रोजेक्ट में रिस्क कम है तो हम वहां लोअर डिस्काउंट रेट यूज करेंगे. दिस वे वी कैन इनकॉर्पोरेट रिस्क इन द कैपिटल बजटिंग decision. The project with higher risk will be discounted at a higher rate of return. The project with lower risk will be discounted at a lower rate of return. Right? 2 एग्जाम्पल भी मैंने यहां पे लिखे हैं आपके समझने के लिए. जैसे आप एक कंपनी है, आपके पास 2 कैपिटल बजटिंग प्रपोजल है, कॉस्ट रिडक्शन प्रपोजल, रेवेन्यू एक्सपांशन प्रपोजल.
कॉस्ट रिडक्शन इज एन इंटरनल एक्सरसाइज, मैनेजमेंट के कंट्रोल के अंदर है। रेवेन्यू एक्सपांशन इज एन एक्सटर्नल वेरिएबल, हमारी कंट्रोल के बाहर है। विच इज रिस्कियर प्रपोजल? रेवेन्यू एक्सपांशन प्रपोजल। तो अगर मैनेजमेंट को ये रिस्क एडजस्टेड डिस्काउंट रेट मेथड यूज करना हो तो दोनों में से कहां ज्यादा हायर डिस्काउंट रेट यूज करेगी? रेवेन्यू एक्सपांशन प्रपोजल के लिए हम हायर डिस्काउंट रेट यूज करेंगे क्योंकि वो ज्यादा रिस्की है। ओके, एक और एग्जांपल नीचे लिखा हुआ है। हमें एक नया प्रोडक्ट लॉन्च करना है, हमें एक नया प्रोडक्ट लॉन्च करना है, और एक है कि हमारा जो एग्जिस्टिंग प्रपोजल है, एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट है, उसको ही एक्सपांड करना है। कौन सा ज्यादा रिस्की है? अगर एक कंपनी सीमेंट बनाती है, अभी उसकी कैपेसिटी 1000 टन की है, उसको 2000 टन करना चाहती है। दूसरा एग्जाम्पल, अभी वो कंपनी सीमेंट बनाती है, अब वो एयरलाइन के बिजनेस में जाना चाहती है। तो कौन सा इस कंपनी के लिए ज्यादा रिस्की प्रपोजल होगा? एयरलाइन, क्योंकि वो नया बिजनेस है जिसके बारे में उनको बहुत बिजनेस नॉलेज नहीं होता है। सो देयरफॉर दैट विल बी डिस्काउंटेड एट अ हायर रेट। ये सिर्फ एक एग्जांपल है। कंपनी अपनी पॉलिसी डिसाइड करेगी कि हम किस प्रोजेक्ट के लिए कितना डिस्काउंट रेट यूज करेंगे। इस तरह कंपनी भले एक हो, लेकिन वो हो सकता है एक से ज्यादा डिस्काउंट रेट यूज करे अलग अलग प्रोजेक्ट को इवैल्यूएट करने के लिए। रिस्क को इनकॉर्पोरेट करने का ये मॉडल काफी सिंपल है, इजी टू अंडरस्टैंड है। यानी इसमें आपको क्या करना है? हाइयर द रिस्क, हाइयर द डिस्काउंटिंग रेट। बट इस मेथड के साथ एक ड्रॉबैक भी है, इसमें सब्जेक्टिविटी इन्वॉल्व है। रिस्क ज्यादा है तो उसके लिए हम कितना ज्यादा डिस्काउंट रेट लें, सब्जेक्टिविटी हो गया ना। अभी मान लो एक मेरा प्रोजेक्ट का डिस्काउंट रेट 12 है, दूसरा थोड़ा रिस्की है, अब उसको मैं 13 लूं, 14 लूं या 15 लूं, वो एक प्रॉब्लम हो सकता है कि कितना रिस्क प्रीमियम ऐड किया जाए if the risk is higher. And assumption that investors are risk averse is always not true. इसका मतलब है कि ये मेथड अज्यूम करता है इन्वेस्टर्स आर रिस्क अवर्स। रिस्क अवर्स मतलब रिस्क लेने से डरते हैं, लेकिन हर बार नहीं डरते हैं। आप ही लोग तो एग्जाम्पल हो मेरे सामने, कितना बड़ा रिस्क लिया आपने। तो कई बार इन्वेस्टर बोलता है चलो कोई बात नहीं, रिस्क है तो कोई बात नहीं, ले लेते हैं। विद द सेम डिस्काउंट रेट वी आर विलिंग टू टेक द रिस्क, दैट इज ऑल्सो पॉसिबल। ये इसका क्रिटिसिज्म है, उस पर ज्यादा ध्यान मत दो। रिस्क लो। अब एक क्वेश्चन 6 मार्क्स के लिए आपके एग्जाम में आ चुका है, आएगा, वेरी इंपॉर्टेंट, लिख देना। डिटरमाइन द रिस्क एडजस्टेड एनपीवी ऑफ द प्रोजेक्ट। ये इस पूरी बुक का ना सबसे इजी क्वेश्चन है। डिटरमाइन द रिस्क एडजस्टेड एनपीवी ऑफ द प्रोजेक्ट। अब क्वेश्चन समझ में बस आना चाहिए। नेट कैश आउटले 1 लाख, 1,20,000, 2,10,000, ये आपका इनिशियल इन्वेस्टमेंट हो गया। प्रोजेक्ट लाइफ तीनों की 5 साल है। कैश इनफ्लो 30,000, 42,000, 70,000, और कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन, अभी आपने पढ़ा था ना कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन, स्टैंडर्ड डेविएशन अपॉन एवरेज एनपीवी, एवरेज रिटर्न, ये इन्होंने कैलकुलेट करके दिया आपको, सब कुछ थाली में परोस के दिया। अब इस कंपनी की पॉलिसी क्या है जरा समझना। कंपनी सिलेक्ट द रिस्क एडजस्टेड रेट ऑफ डिस्काउंट ऑन द बेसिस ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन। यानी डिस्काउंट रेट क्या होगा, पहले क्या करती है कंपनी, प्रोजेक्ट की कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन निकालती है, इससे रिस्क पता चलता है। अब इतनी देर पहले आपने, थोड़ी देर पहले आपने देखा कि जिसका कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन ज्यादा होगा वो सबसे ज्यादा रिस्की है कि नहीं, और जिसका कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन सबसे कम है वो लिस्ट रिस्की है।
इसलिए कंपनी क्या करती है, कुछ कंपनी वो बोलती है कि हम इसको बेसिस लेकर डिस्काउंट रेट डिसाइड करेंगे। अब बताओ, प्रोजेक्ट ए का कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन 0.4 है, तो ए की डिस्काउंट रेट क्या होगी 12%। और गुड न्यूज, आपको फैक्टर भी दिया हुआ, बस मल्टीप्लाई करना है। बी का कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन क्या है 0.8, तो बी के लिए डिस्काउंट रेट हम यूज करेंगे 14%। और सी का कितना है 1.2, 16%। इज इट राइट? तो ये बाकी हमारे काम के नहीं है। आपको क्या करना है, कैश फ्लो की प्रेजेंट वैल्यू मल्टीप्लाई कर देना, इनिशियल इन्वेस्टमेंट माइनस कर देना, बस कुछ लाइंस में आपका आंसर आ जाएगा। देखो, ये आपका क्वेश्चन था, आउटफ्लो, नंबर ऑफ ईयर्स, इनफ्लो, कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन। अब इसमें मुझे बस ये 4 लाइन ऐड करेंगे तो आंसर आ जाएगा। क्या आप मेरी मदद करेंगे? बोलो हाँ। प्रोजेक्ट ए का हम डिस्काउंट रेट क्या लेंगे 12%, बी का 14, सी का क्योंकि रिस्क ज्यादा है, प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर दिया हुआ है, खुद का दिमाग मत लगाओ। इस वक्त उन्होंने फैक्टर दिया है, उसको लो, इस्तेमाल करो, खुश रहो। और उसके बाद पीवी ऑफ कैश इनफ्लो, यहां पर आप मुझे हेल्प करेंगे। ये है इनफ्लो और ये है फैक्टर, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे। मल्टीप्लाई करो इस दोनों को, बोलो ना कितना आ रहा है। नहीं 30,000 इंटू 3.605, 1,08,150। फिर 42,000 इंटू 3.433 करो, 144,186। 70,000 इंटू 3.274 करो, 229,180। अब एनपीवी कैसे निकालेंगे, जी माइनस ए। ये पॉइंट नंबर ए को पॉइंट नंबर जी से माइनस करना आपको, 8150, 24,186, 19,180। ठीक है? कैन यू बिलीव कितने लिखने पे आपको 6 मार्क्स तक मिल सकते हैं? लेकिन पता होना चाहिए ना कि लिखना क्या है। तो इसको हम बोलते हैं रिस्क एडजस्टेड डिस्काउंट रेट मेथड। हाइयर द रिस्क, हाइयर द डिस्काउंट रेट। दिस इज हाउ रिस्क इज इनकॉर्पोरेटेड इन डिसीजन मेकिंग। इज इट राइट? अब हम एक अनसर्टेनिटी का क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। एक क्वेश्चन रिस्क का हो गया, एक क्वेश्चन रिस्क एडजस्टेड डिस्काउंट रेट का हो गया, और एक अनसर्टेनिटी। देखना क्वेश्चन नंबर 5, इसमें प्रोबेबिलिटी भी नहीं दी इन्होंने। एएस लिमिटेड एज अंडर कंसिडरेशन 2 म्यूचुअली एक्सक्लूसिव प्रपोजल्स फॉर इंक्रीजिंग इट्स प्लांट कैपेसिटी। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव का मतलब होता है 2 में से हम किसी एक को ही सिलेक्ट कर सकते हैं। द मैनेजमेंट हैज डेवलप्ड पेसिमिस्टिक, मोस्ट लाइकली एन ऑप्टिमिस्टिक एस्टिमेट ऑफ द एनुअल कैश फ्लो एसोसिएटेड विथ ईच प्रोजेक्ट। तो मैनेजमेंट ने क्या किया है, एस्टिमेशन किया है कि अगर फ्यूचर पेसिमिस्टिक रहा, भविष्य पेसिमिस्टिक रहा, अच्छे दिन नहीं आएंगे, बुरे दिन आएंगे, तो प्रोजेक्ट ए का कैश फ्लो सिर्फ 1,200 रुपये होगा और बी का कैश फ्लो 3,700। मोस्ट लाइकली यानी जिसके होने की संभावना बहुत ज्यादा है। अगर वो हुआ तो ए को स्टार्ट करने पर 4,000 मिलेगा और बी को 4,000। ऑप्टिमिस्टिक, प्रोजेक्ट स्टार्ट करने के बाद मान लो मार्केट कंडीशन बहुत अच्छा हो गया, ऑप्टिमिस्टिक, बहुत डिमांड, तो आपका यहां पे एनुअल कैश फ्लो 7,000 तक जा सकता है और यहां पे 4,500।
यानी फ्यूचर में 3 सिनारियो बनते हैं। फ्यूचर में स्टार्ट करने के बाद हमें नहीं पता क्या होगा। पेसिमिस्टिक हुआ तो 1200, मोस्ट लाइकली हुआ 4000, ऑप्टिमिस्टिक हुआ तो 7000। डिटरमाइन द एनपीवी एसोसिएटेड विथ ईच एस्टीमेट गिवन फॉर बोथ द प्रोजेक्ट्स। अब आपको 6 आंसर कैलकुलेट करने होंगे। डिटरमाइन एनपीवी एसोसिएटेड विथ ईच एस्टीमेट, मतलब 1 2 3 4 5 6 एनपीवी निकालना होगा आपको फॉर बोथ द प्रोजेक्ट्स। 3 और 3 6 आंसर। द प्रोजेक्ट हैज 20 ईयर्स लाइफ। OMG, 20 साल का क्वेश्चन है, लिखते लिखते रात हो जाएगी। एंड द फर्म्स कॉस्ट ऑफ कैपिटल इज 10%, डिस्काउंट रेट। तो पहला क्वेश्चन तो आप जरूर करके आना, सिर्फ एनपीवी निकालना है। दूसरा क्वेश्चन, एनपीवी निकालने के बाद आपको ये दूसरे क्वेश्चन पे आना है। विच प्रोजेक्ट डू यू कंसिडर शुड बी सिलेक्टेड बाय द कंपनी एंड वाई। तो अब क्या करना है, दोनों की एनपीवी आपने निकाल ली, अलग अलग सिचुएशन में अलग अलग एनपीवी ध्यान से देखेंगे, एनालाइज करेंगे, ऑब्जर्व करेंगे और उसके बाद कमेंट करेंगे कि हमें प्रोजेक्ट ए सिलेक्ट करना चाहिए या बी। ओके, तो थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग है क्योंकि आपको हर एस्टीमेट पे कैश फ्लो निकालना है। तो आपकी बुक में मैंने क्या किया, फॉर्मेट बना दिया ताकि हमारे बच्चों का समय व्यर्थ ना हो। लिखो वहीं पे, पहले प्रोजेक्ट ए समझ लो और उसी तरह से बी भी निकाल लेना। ईयर 0 का प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर लिखेंगे 1। इन्वेस्टमेंट तो सेम रहेगा, चाहे पेसिमिस्टिक हो, ऑप्टिमिस्टिक हो या मोस्ट लाइकली हो। 30,000 रुपए, 30,000 30,000 6 बार लिख दिया। ये इन्वेस्टमेंट हमें आज करना है। आज का जो अमाउंट है वो तो आपके हाथ में है। अब 1 से 20 साल 1-20 फैक्टर पहले हम कैलकुलेटर पे निकालना सीखते हैं, ठीक है। 1/1.10 इक्वल टू 20 बार करो। फिर जीटी फंक्शन प्रेस करो। $8.5136 आ रहा है। आया? जिनके कैलकुलेटर में जीटी नहीं है, 1/1.10 इक्वल टू m प्लस 20 टाइम्स। उसके बाद MRC फंक्शन प्रेस करेंगे, ठीक है। 8.5136 लिख दो। लिख दिया 8.5136। अब पेसिमिस्टिक माहौल में प्रोजेक्ट ए का कैश फ्लो होगा 1200, मल्टीप्लाई करना 1200 इंटू 8.5136, 10216। मोस्ट लाइकली इन्वायरमेंट में 4000 होगा इंटू 8.5136, 34054। और ऑप्टिमिस्टिक इन्वायरमेंट में 7000 होगा, 59595, 59595। आया? तो हमारा एनपीवी क्या क्या हो सकता है। पेसिमिस्टिक अगर इन्वायरमेंट रहा तो एनपीवी नेगेटिव 19784 हो सकता है। मोस्ट लाइकली इन्वायरमेंट रहा तो 4054, एंड ऑप्टिमिस्टिक इन्वायरमेंट रहा तो 29595। हो गया? अब लिखो प्रोजेक्ट बी। फॉर्मेट मैंने बना दिया, सॉल्व करो आप लोग।
उसी तरह से सॉल्व करो जैसे प्रोजेक्ट ए को सॉल्व किया था अभी। आंसर चेक करेंगे 1500 4054 8311। ठीक है, ये बिल्कुल बेसिक कैलकुलेशन था, आपने कर लिया। अब आप प्रोजेक्ट अगर बी को देखते हैं तो तीनों सिचुएशन में एनपीवी पॉजिटिव है, नुकसान होने का चांस नहीं है। लेकिन अगर आप प्रोजेक्ट ए देखते हैं, प्रोजेक्ट ए देखो जरा, यहां नेगेटिव है, पॉजिटिव है, ये बराबर है दोनों जगह। और ऑप्टिमिस्टिक में ये फिगर बहुत हाई है, 29595 है, जबकि यहां पे ऑप्टिमिस्टिक में ये थोड़ा कम है, 8311 है। तो हम ए सिलेक्ट करेंगे या बी सिलेक्ट करेंगे, आपको क्या लगता है? आप क्या लेंगे डिसीजन? ए लेंगे तो रिस्क है कि आपको पेसिमिस्टिक सिचुएशन में लॉस हो सकता है, लेकिन ऑप्टिमिस्टिक में एनपीवी बहुत हाई भी हो सकता है। बी लेंगे तो कम से कम ये बात है कि आपको लॉस नहीं होगा, सिर्फ पॉजिटिव ही पॉजिटिव रिटर्न आएगा, है कि नहीं? तो क्या सिलेक्ट करेंगे? आंसर विल बी इट डिपेंड्स ऑन द डिसीजन मेकर एटीट्यूड टुवर्ड्स द रिस्क। ठीक है, भले प्रोजेक्ट ए में लॉस होने का रिस्क है, लेकिन अगर इन्वायरमेंट ऑप्टिमिस्टिक हुआ तो आपका एनपीवी बहुत ज्यादा होगा ना, एनपी बहुत ज्यादा हो सकता है, बहुत ज्यादा वेल्थ क्रिएशन हो सकता है। तो जो लोग रिस्क लेना पसंद करेंगे वो ए सिलेक्ट करेंगे। लिखो, मैंने यहां पे लिखा है, इसको अच्छे से कॉपी कर लो कि सिलेक्शन ऑफ प्रोजेक्ट ए और बी डिपेंड्स अपॉन, सिलेक्शन ऑफ प्रोजेक्ट ए और बी डिपेंड्स अपॉन the attitude of the decision maker towards the risk. Depends upon the attitude of the decision maker towards the risk. If the management is willing to take risk, if the management is willing to take the risk, it will opt for project A. It will opt for project A as it may give an NPV of rupees, as it may give an NPV of rupees 29,595, NPV of rupees 29,595 in the optimistic situation, which is many times more than the NPV generated by project B, which is many times more than the NPV generated by project B, which is many times more than NPV generated by project B. Okay. नीचे लिखना, however, if the management does not want to take risk, if the management does not want to take risk, it will select project B. It will select project B
as it will generate a positive NPV, in all the three situations, ठीक है। तो जो थोड़े डरपोक किस्म के लोग होंगे वो बी सिलेक्ट करेंगे, और जो आपकी तरह रिस्क टेकर होंगे वो ए सिलेक्ट करेंगे, है कि नहीं। तो पहला मेथड जो था उसका नाम था रिस्क एडजस्टेड डिस्काउंट रेट मेथड, RADR। कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन निकालना चाहेंगे, कैसे निकालोगे? स्टैंडर्ड डिविएशन नहीं निकालोगे ना, कैसे? स्टैंडर्ड डिविएशन के लिए प्रोबेबिलिटीज वगैरह चाहिए, वो नहीं है, स्टैंडर्ड डिविएशन नहीं निकाल पाओगे। एक और मेथड है जहां हम रिस्क को इनकॉर्पोरेट करते अपने डिसीजन मेकिंग में, उसका नाम है सर्टेनिटी इक्विवेलेंट कोएफिशिएंट मेथड, CEC, सर्टेनिटी इक्विवेलेंट कोएफिशिएंट मेथड। जरा ध्यान से सुनना, रिस्क एडजस्टेड डिस्काउंट रेट में हम क्या करते हैं? रिस्क इज इनकॉर्पोरेटेड बाय एडजस्टिंग डिस्काउंट रेट, यानी रिस्क ज्यादा है तो डिस्काउंट रेट बढ़ा दो, रिस्क कम है तो डिस्काउंट रेट घटा दो। इस मेथड में हम क्या करेंगे, जिसको हम बोलते हैं सर्टेनिटी इक्विवेलेंट कोएफिशिएंट, इसमें हम रिस्की कैश फ्लो को रिस्क फ्री कैश फ्लो में कन्वर्ट कर देंगे। क्या करेंगे? रिस्की कैश फ्लो को रिस्क फ्री कैश फ्लो में कन्वर्ट कर देंगे, यानी हम बोलेंगे अनसर्टेन कैश फ्लो को उसके इक्विवेलेंट सर्टेन कैश फ्लो में कन्वर्ट कर देंगे। इसका मतलब क्या होता है कि जैसे मान लो मुझे 1 लाख रुपए 1 साल बाद मिलने वाले हैं, लेकिन वो अनसर्टेन है, 1 लाख रुपए 1 साल बाद मिलेंगे, तो ये कंप्यूटर बेचूंगा तो मुझे 1 साल बाद 1 लाख रुपए मिलेगा, लेकिन कोई गारंटी नहीं, ये मेरी सिर्फ एक्सपेक्टेशन है। तो ये रिस्की कैश फ्लो हुई, अनसर्टेन कैश फ्लो हुई। लेकिन आप मेरे पास आए, बोले सर ये कंप्यूटर आप मुझे दे दीजिए 1 साल बाद, मैं आपको गारंटी देता हूं, मैं आपको लिखित में देता हूं कि ये कंप्यूटर मैं आपसे परचेस कर लूंगा 1 साल बाद। मैं बोला वाह बहुत अच्छी बात है, ले लेना 1 लाख रुपए में। बोला नहीं, वो 1 लाख और मेरा 1 लाख बराबर नहीं है, वो 1 लाख अनसर्टेन है। आप मार्केट में बेचेंगे 1 साल बाद, मिलेगा नहीं मिलेगा कोई भरोसा नहीं। मैं यहां आपको गारंटी दे रहा हूं कि मैं आपसे परचेज करूंगा, तो मैंने आपका रिस्क खत्म कर दिया बेचने का, तो मैं आपको 90,000 रुपीज दूंगा। मैं बोला ठीक है, 90,000 रुपीज मुझे स्वीकार है। अब ये 90,000 रुपी इज अ सर्टेन कैश फ्लो, और इसका अनसर्टेन वैल्यू कितना था? 1 लाख। तो 1 लाख जो रिस्की कैश फ्लो था उसको हमने इक्विवेलेंट सर्टेन कैश फ्लो में कन्वर्ट किया, विच इज 90,000। इज इट राइट? सो आपको यहां पे क्या करना है, अनसर्टेन कैश फ्लो की इक्विवेलेंट सर्टेन कैश फ्लो क्या है वो निकालना है। हाउ मच कैश फ्लो यू विल बी विलिंग टू अज्यूम इफ देयर वाज नो रिस्क। अगर रिस्क नहीं होता तो मैं कितना कैश फ्लो एक्सेप्ट करता था, दैट इज कॉल्ड सर्टेनिटी इक्विवेलेंट कोएफिशिएंट। ओके, तो पहले तो मैं यह फॉर्मूला एक सीख लेता हूं आज। सर्टेनिटी इक्विवेलेंट फैक्टर इज इक्वल टू सर्टेन कैश फ्लो अपॉन अनसर्टेन कैश फ्लो। जैसे कि अभी मैं एक एग्जांपल लिखूंगा कि मान लो एक प्रोजेक्ट से आपको 20,000 रुपए मिलेगा, लेकिन वो रिस्की है, बट मैनेजमेंट थिंक्स दैट इफ आई एम गेटिंग 12,000 रुपीज आई एम हैप्पी, subject to there is no risk.
तो अब बताओ 12,000 सर्टेन कैश फ्लो एंड 20,000 अनसर्टेन कैश फ्लो का सर्टेनिटी इक्विवेलेंट कोएफिशिएंट फैक्टर कितना होगा? सर्टेन डिवाइड बाई अनसर्टेन कैश फ्लो 0.6। 0.6 का मतलब हुआ अगर ₹1 रिस्की कैश फ्लो है तो 0.60 सर्टेन कैश फ्लो है। इज इट राइट? अब आपको इंस्टीट्यूट एग्जाम में क्या करती है, क्वेश्चन इस तरह से देगी, ध्यान से सुनना, बहुत इजी है ये, इस बुक का सबसे इजी क्वेश्चन। आप बोलेंगे सर थोड़ी देर पहले तो आपने किसी और को बोला था, वो उस समय बोला था ना। अगर अनसर्टेन कैश फ्लो दिया जाए और सर्टेनिटी इक्विवेलेंट फैक्टर दी जाए तो हम सर्टेन कैश फ्लो निकाल सकते हैं। जैसे पिछले एग्जाम्पल में अनसर्टेन कैश फ्लो अगर 20,000 है और सर्टेनिटी इक्विवेलेंट फैक्टर 0.6 है, मतलब इसकी इक्विवेलेंट सर्टेन कैश फ्लो 12,000 रुपए है। तो आपको एग्जाम में 2 नंबर दिए जाते हैं, अनसर्टेन कैश फ्लो और सर्टेनिटी इक्विवेलेंट फैक्टर। सर्टेनिटी इक्विवेलेंट फैक्टर मतलब ₹1 रिस्की कैश फ्लो का रिस्कलेस कैश फ्लो कितना है? 0.6। तो 20,000 का रिस्कलेस कैश फ्लो कितना है? 12,000। ये निकाल लिया। अब ये कैश फ्लो रिस्क फ्री हो गया है, कैश फ्लो रिस्क फ्री हो गया है, तो इसकी प्रेजेंट वैल्यू मैं किस रेट से निकालूंगा? उसकी प्रेजेंट वैल्यू मैं रिस्क फ्री डिस्काउंट रेट से निकालूंगा, क्योंकि कैश फ्लो में रिस्क तो अब है ही नहीं। जब कैश फ्लो में रिस्क ही नहीं है तो डिस्काउंट रेट में भी रिस्क नहीं होना चाहिए। डिस्काउंट रेट विल बी रिस्क फ्री डिस्काउंट रेट। फिर आप पूछना रिस्क फ्री डिस्काउंट रेट का मतलब क्या होता है? रिस्क फ्री डिस्काउंट रेट का मतलब होता है इंटरेस्ट रेट ऑन अ रिस्क फ्री सिक्योरिटी लाइक अ गवर्नमेंट बॉन्ड, इंटरेस्ट रेट ऑन बैंक एफडी, यानी जहां पे रिस्क बिल्कुल नहीं है, जो अमाउंट आपको प्रॉमिस किया गया है वही अमाउंट मिलता है। ठीक है, तो आपको क्वेश्चन में दिया जाएगा गवर्नमेंट बॉन्ड इंटरेस्ट रेट इज 5%, तो आपको 5% डिस्काउंट रेट लेना है। ट्रेजरी बिल इज 2%, ट्रेजरी बिल मतलब गवर्नमेंट सिक्योरिटी, वो इंटरेस्ट रेट लेना है। अब जरा कुछ इंपॉर्टेंट बातें मैंने नीचे लिखी हैं, उसकी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैं आपको बता दूं, सामने स्क्रीन पे देखना। दिस एडजस्टमेंट फैक्टर इज कॉल्ड सर्टेनिटी इक्विवेलेंट फैक्टर। इसकी रेंज क्या है? 0 से 1, यानी ये फैक्टर का रेंज होता है 0 से 1। 1 मतलब सर्टन, 0 मतलब फुल्ली अनसर्टन, कुछ नहीं मिलेगा आपको। ₹1 के बदले 0। 0.5 रहा तो थोड़ा अनसर्टन है, लेकिन पूरा भी अनसर्टन नहीं है। तो ये सिचुएशन दिखाता है रिस्कलेस सिचुएशन, और ये सिचुएशन दिखाता है हाईली रिस्की सिचुएशन। जितना सर्टेनिटी इक्विवेलेंट कोएफिशिएंट कम होगा उतना रिस्क ज्यादा है, और जितना सर्टेनिटी इक्विवेलेंट ज्यादा होगा उतना रिस्क कम है। अगर आपने सपोज बैंक में पैसा जमा किया, एफडी किया स्टेट बैंक में, तो उसका सर्टेनिटी इक्विवेलेंट 1 होगा। आपने मान लो किसी गैंगस्टर को लोन दे दिया, पैसा मांगने गए, क्या कुछ नहीं मिलने वाला। ठीक है, पैसा मांगोगे तो दुनिया से ही आपको उठा दिया जाएगा, तो उसका सर्टेनिटी इक्विवेलेंट फैक्टर कितना होगा? 0। लेकिन कहीं थोड़ी बहुत रिस्क होती है तो 0.5, 0.6, 0.7, जितना 1 की ओर जाएंगे रिस्क कम होगा, जितना 0 की ओर आएंगे रिस्क बढ़ता जाएगा। ग्रेटर द रिस्क इन अ कैश फ्लो द स्मॉलर विल बी द सर्टेनिटी इक्विवेलेंट। अब मैं आपको जल्दी से स्टेप्स बता दूं। पहले आपको एग्जाम के हिसाब से मैंने ये नोट्स डिजाइन किए हैं। पहले क्वेश्चन में आपको अनसर्टेन कैश फ्लो दिया जाएगा और सर्टेनिटी इक्विवेलेंट फैक्टर दिया जाता है। हर बार वही क्वेश्चन आता है, बहुत ज्यादा वेरिएशन नहीं होता। इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लेना, तो आपको किसकी प्राप्ति होगी? सर्टेन कैश फ्लो की। उसके बाद क्या करना? उसको रिस्क फ्री रेट से डिस्काउंट करना, उसको रिस्क फ्री रेट से डिस्काउंट करना, आपका एनपीवी आ गया बस। और अगर एनपीवी पॉजिटिव है एक्सेप्ट करेंगे, नेगेटिव है
रिजेक्ट करेंगे। जितना ध्यान रखना यहाँ पे रिस्क फ्री डिस्काउंट रेट ले लें आपको, क्योंकि हमने ऑलरेडी रिस्की कैश फ्लो को रिस्क फ्री कैश फ्लो में कन्वर्ट कर दिया है। समझ में आई बात? ठीक है, तो इसके ऊपर जल्दी से एक छोटा सा क्वेश्चन सॉल्व कर लें या कल करें? आज ही कर लें। तो एक क्वेश्चन और हो जाएगा आज ही। क्वेश्चन आपकी बुक से पढ़ता हूं। AS Limited is considering investment in one of the two mutually exclusive project. Underline mutually exclusive. दो में से किसी एक को सिलेक्ट करना है। Project A involves an outlay of 1,70,000. Project B has an outlay of 1,50,000. The certainty equivalent approach is employed in evaluating the investment. The current yield on treasury bill is 5%. And the company uses this as a riskless return. तो ये आपका हो गया डिस्काउंट रेट। ट्रेजरी बिल यानी गवर्नमेंट बॉन्ड। एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ नेट कैश फ्लो एंड देयर सीई मतलब सर्टेनिटी इक्विवेलेंट। सर्टेनिटी इक्विवेलेंट आर ईयर 1, 2, 3 प्रोजेक्ट ए की कैश फ्लो सीई, बी कैश फ्लो सीई। Which project would be acceptable to the company? जिसकी एनपीवी हाइयर होगी। Which project is riskier? दोनों में रिस्की कौन है? हाउ डू यू नो? बाद में हम डिसाइड करेंगे। If the company was to use the risk adjusted discounted method, which project would be analyzed with higher rate? ठीक है, अगर कंपनी को रिस्क एडजस्टेड डिस्काउंट रेट मेथड यूज करना होता तो वो किस प्रोजेक्ट को हायर रेट से डिस्काउंट करती, जिसमें रिस्क ज्यादा होता। तो पहले आपको क्वेश्चन बी सही जवाब देना है। बी में आपको आंसर करना विच प्रोजेक्ट इज रिस्कियर, और वही आंसर सी में भी लिखना है आपको, क्योंकि जिसका रिस्क ज्यादा होगा उसका रिस्क एडजस्टेड डिस्काउंट रेट भी ज्यादा होगा। तो पहले हम देखो सामने स्क्रीन पे आपकी बुक में फॉर्मेट ड्रॉन है, लिखो ईयर 0, 1, 2, 3, 4, सॉरी 4 नहीं है, 1, 2, 3। कैश फ्लो लिखना ईयर 0 में 1,70,000 आउटफ्लो, ईयर 1 90,000, 1,10,000। उसका सर्टेनिटी इक्विवेलेंट कोएफिशिएंट ईयर 0 का हमेशा 1 लिखना है, ईयर 0 का 1। फिर प्रोजेक्ट ए को देखते रहना, 1 का सीई 0.8 है, 0.7, 0.5। देख रहे हैं जैसे जैसे आप आगे बढ़ रहे हो ये कम होता जा रहा है, बिकॉज फ्यूचर इज अनसर्टन। रिस्क बढ़ता जाता है ना जैसे जैसे हम आगे बढ़ते हैं। अब मल्टीप्लाई करना 1,70,000, इन दोनों को मल्टीप्लाई करो 72,000, 70,000, 55,000। 5% के रेट से फैक्टर लिखो 1 डिवाइड बाई 1.05, 0.9524, 0.9070, 0.8638। मल्टीप्लाई करना इन दोनों कॉलम को 1,70,000, 68,573, 63,490, 47,509। हो गया ना? उसके बाद क्या आंसर आया? एनपीवी 9572। लास्ट कॉलम का टोटल करना 9572। $9572 आ गया। जिन लोगों ने कर लिया वापस प्रोजेक्ट बी पर जाओ, बी को सॉल्व करना उसी प्रकार। ये लो क्वेश्चन मैंने उतार दिया आपके स्क्रीन पे।
पहले क्वेश्चन लिख लो, उसके बाद मल्टीप्लाई करना, रिस्की कैश फ्लो रिस्क फ्री कैश फ्लो में कन्वर्ट हो जाएगा। 1,50,000, 81,000, 72,000, 60,000। फैक्टर वापस वही कॉपी कर लो ऊपर वाले प्रोजेक्ट से, फैक्टर कॉपी कर लो। उसके बाद टोटल कर लेना, टोटल करना कितना आंसर आया। आया 44276। अब आप नीचे एक नोट लिखो, प्रोजेक्ट बी शुड बी एक्सेप्टेबल, प्रोजेक्ट बी शुड बी एक्सेप्टेबल बिकॉज एनपीवी इज हायर, प्रोजेक्ट बी शुड बी एक्सेप्टेबल बिकॉज एनपीवी इज हायर। ओके, उसके बाद एक और क्वेश्चन पॉइंट नंबर बी है, विच प्रोजेक्ट इज रिस्कियर, हाउ डू यू नो। तो दोनों की सर्टेनिटी इक्विवेलेंट देखते हैं। फर्स्ट ईयर में ए का 0.8 है, बी का 0.9 है, सेकेंड ईयर में ए का 0.7 है, बी का 0.8 है, थर्ड ईयर में ए का 0.5 है, बी का 0.6 है। तो क्या लगता है किसका हर साल कम है? ए, देख रहे हैं, हर साल ए का सर्टेनिटी इक्विवेलेंट बी से कम है, मतलब ए इज रिस्कियर देन बी, लोअर द सर्टेनिटी इक्विवेलेंट हाइयर द रिस्क। तो नीचे एक लाइन नोट लिखना, प्रोजेक्ट ए इज रिस्कियर, प्रोजेक्ट ए इज रिस्कियर बिकॉज सर्टेनिटी इक्विवेलेंट इज लोअर, because certainty equivalent is lower in all the 3 years, because certainty equivalent is lower in all the 3 years। एक और नोट लिखना नीचे, क्वेश्चन नंबर 3 पूछ रहे हैं, if the company was to use the risk adjusted discounted method, which project would be analyzed with higher rate। वही आंसर होगा इसका भी लिखना, if the company was to use the risk adjusted discounted method, if the company was to use the risk adjusted discounted method, which project would be project A would be analyzed with, project A would be analyzed with higher rate, project A would be analyzed with higher rate, project A would be analyzed with higher rate because it is riskier, because it is riskier। Okay, this answer is over. Now we'll continue tomorrow.